अगर आपको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना है तो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आरसीएमसी, ईडी कोड, आईस्केट के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन और भी दूसरी वेबसाइटों पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैंने ये सारे रजिस्ट्रेशन एक ही वीडियो में कवर किए हुए हैं। अगर आप आज की वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई भी सीए को, कोई भी सीएचए को उसकी कंसल्टिंग चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आईसी का, आरसीएमसी के जो गवर्नमेंट चार्जेस है आपको वही पे करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाना है तो एकमात्र एक ही वेबसाइट है भारत देश में जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाती है, जो कि है dgft.gov.in। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की ये वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है dgft.gov.in। इस यूआरएल को कहीं पर लिख लो, कहीं पर सेव कर लो, क्योंकि एकमात्र यही वेबसाइट है जहां से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, आपको जाना है यहाँ पर अप्लाई फॉर आईईसी, यहाँ पर जाना है आपको, और यहाँ पर आप रजिस्टर करोगे। आप यहाँ पे बता सकते हो क्या हो आप, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सिटी, ये बेसिक डिटेल आपको डाल के साइन अप कर देना है, कैप्चा फिल कर देना है और ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर देना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है तो मैं आपको दोबारा रजिस्टर करके नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे एक पीडीएफ है, मैं इस पीडीएफ में स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स है मैं वो सारे स्टेप्स आपको बता देता हूँ। कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा आप डायरेक्टली मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये देखो, सबसे पहला स्टेप कहाँ जाना है आपको dgft.gov.in पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले। ठीक है, बेसिक डिटेल जो मैं आपको दिखा रहा था वही डिटेल डालनी है। देखो यहाँ पर जो पिन कोड होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, ये फर्म का पिन कोड होगा। ठीक है, मान के चलते आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपकी पार्टनरशिप कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, तो एलएलपी कंपनी का एड्रेस जिस पिन कोड पर होगा यहाँ पे वो वाला पिन कोड आएगा। डिस्ट्रिक्ट में वही डिस्ट्रिक्ट आएगा जहाँ पे आपका क्या है, आपका प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी या पार्टनरशिप कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये सारी डिटेल डालने के बाद ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ओटीपी ईमेल पर भी जाएगा और मोबाइल पे भी जाएगा, तो दोनों ईमेल भी वेरीफाई कर लेना और मोबाइल भी वेरीफाई कर लेना। अगला स्टेप, जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई कर दोगे उसके बाद आपके सामने आएगा एक टेम्परेरी पासवर्ड बनाने का ऑप्शन। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। ठीक है, जब आप पहला लॉगिन करोगे, आपको अभी लॉगिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड से ही आप लॉगिन करोगे। चलो, ये बता रहा है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो, बट हमें नहीं करना कोई फॉरगेट पासवर्ड, हम सीधा आगे चलते हैं। ठीक है, हम सीधा आगे चलते हैं। अब आता है सीधा हमें एक नई आईसी के लिए अप्लाई करना है। आपने साइन अप कर दिया सक्सेसफुली, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ईमेल वेरीफाई और मोबाइल वेरीफाई कर दिया। अब आता है अगला स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्लाई करें। उसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है डीजीएफटी की साइट पे, और यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही आपके सामने डैशबोर्ड में ऑप्शन मिलेगा अप्लाई आईईसी। ये देख लो, अप्लाई आईईसी का ऑप्शन दिखेगा, ये इस पर आपको चले जाना है। फिर मैं नीचे जाता हूँ, आपको जाना है स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। ये देखो, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन, यहाँ पर जाना है आपको। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे आपकी फर्म का टाइप कौन सा, आपकी पार्टनरशिप कंपनी है, आपकी प्रोप्राइटरशिप है, आपकी एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी कंपनी का टाइप है आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपकी फर्म का नाम, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम होगा, फिर आपका पैन कार्ड आ जाएगा। ठीक है, पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पैन कार्ड आएगा, पैन कार्ड एक प्रोप्राइटर का आएगा, इंडिविजुअल का पैन कार्ड आएगा, ओनर का पैन कार्ड आएगा। बट अगर आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक एलएलपी कंपनी है, तो फर्म का पैन कार्ड आपके पास जरूर होगा। फर्म का पैन कार्ड यहाँ पे डाल देना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद जब आप ये सारी डिटेल डाल दोगे, उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, एड्रेस डालने का ऑप्शन। यहाँ पे आपको डिटेल में एड्रेस डालना है, जो भी एड्रेस आपका जीएसटी पे है, जो भी एड्रेस आपका जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की होगी, जो भी एड्रेस होगा वही एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे एक एड्रेस प्रूफ भी डालना है। एड्रेस प्रूफ आप क्या डाल सकते हो? आप चाहे तो अपना रेंट एग्रीमेंट डाल सकते हो, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। चलो आगे हम चलते हैं।
जब देखो यहाँ पे ना ये सारी कहानी लिखी हुई है, आप चाहो तो इस कहानी को पढ़ सकते हो, बट जितना मैं बता रहा हूँ इनफ है, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। ब्रांच डिटेल, ब्रांच डिटेल क्या होता है, कई लोग का एक मेन ऑफिस होता है, मेन ऑफिस के नीचे एक ब्रांच ऑफिस होता है। तो अगर आपके कोई ब्रांच है तो यहाँ पे आपको ब्रांच का एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो सेम वही एड्रेस डाल दो, चलेगा, ठीक है। जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है। क्या आपकी वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं, क्या आपकी फर्म वहाँ पर लोकेटेड है, नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। बेसिक सी डिटेल यहाँ पे डालनी है। चलो, इसके बाद जब आप ये सारी डिटेल डाल दोगे, उसके बाद आता है डायरेक्टर्स की डिटेल, डिटेल ऑफ द प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर। यहाँ पे आपको अपनी डायरेक्टर की डिटेल डालनी है, ठीक है। जैसे डायरेक्टर का पैन कार्ड हो गया, डायरेक्टर का नाम हो गया, डायरेक्टर की डेट ऑफ बर्थ होगी, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। अब है यहाँ पे, अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म को CIN नंबर मिलता है, ठीक है, CIN नंबर मिलता है। आप कहोगे यहाँ पे DIN नंबर क्या है, देखो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। आप जब CIN नंबर डालोगे उधर, आप जब अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डिटेल डाल दोगे, ऑटोमेटिकली वो फेच हो जाएगा वहाँ पे, ऑटोमेटिक। यहाँ पे लिखा भी हुआ है DIN इज ऑटो फेच फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बेस्ड ऑन द CIN नंबर। आप जब CIN नंबर डालोगे, CIN नंबर के बेस पे ऑटो फेच हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्टर्स की डिटेल डालनी है। अगर आप मान लो 2 लोग हो तो 2 लोगों की डिटेल डाल दो, सिंगल हो सिंगल, मतलब जो भी चीज़ है डायरेक्टर्स की यहाँ पे डिटेल डालनी है, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, पिन कोड, सारी चीज़ें। यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो डायरेक्टर का घर का एड्रेस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है। अगली चीज़, इसके बाद आएगा हमारा अगला स्टेप, बैंक अकाउंट डिटेल। भाई यहाँ पे आपको करंट अकाउंट डालना है जो फर्म के नाम पे होगा, डाल सकते हो करंट अकाउंट, बेसिक सी चीज़ है। अकाउंट नंबर मांग रहा है, अकाउंट होल्डर नाम मांग रहा है, IFSC कोड मांग रहा है, बेसिक सी चीज़ें मांग रहा है, आप डाल सकते हो। अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट या कैंसल्ड चेक को अपलोड करना है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट या कैंसल्ड चेक, कोशिश करना बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट ही हो, ठीक है। फाइनली अगली चीज़, आप क्या करते हो, आप इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, क्या करोगे? मैं कह देता हूँ इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट भी, अदर भी। अदर का मुझे क्या मतलब है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अदर हम तीनों पे टिक कर देंगे। मैं जनरली एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन तीनों कर दो, पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं, तीनों कर दो, क्या पता फ्यूचर में मैं इंपोर्ट भी करूँ, ठीक है, तीनों कर दो। अब किन किन चीज़ों में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या चूज़ करनी है, अपनी कैटेगरी। जैसे यहाँ पे चूज़ किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होती है। अगली चीज़, उसके बाद फाइनली आपको टर्म्स, आपको जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। प्लेस है, प्लेस यहाँ पे डाल दो, आपका जो भी प्लेस है, डेट है, बेसिक चीज़। डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर दो, सेव एंड नेक्स्ट कर दो। फाइनली लास्ट स्टेप आपका आ जाएगा, ओके कर देना डिक्लेरेशन जो मैं बता रहा हूँ। भाई यहाँ पे आपको करना है आधार ही साइन इन कर दो, या DSC सिग्नेचर, जो डिजिटल सिग्नेचर है वो कर दो। फाइनल स्टेप आता है जब आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन को, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर दोगे, लास्ट स्टेप आता है आधार ई साइन इन। अगर आप आधार ई साइन इन सबसे आसान है, आपके आधार नंबर पे OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करो, काम खत्म, ठीक है। या तो आप डिजिटल सिग्नेचर के मेथड से भी जा सकते हो। मैं कहूँगा आधार ई साइन कर दो, क्योंकि आधार पे एक OTP जाएगा, जो भी डायरेक्टर होगा उसका आधार नंबर लगेगा, ठीक है। बेसिक से ये डाल दो यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। और फाइनली लास्ट स्टेप, पेमेंट कर दो। 500 रुपये की पेमेंट है, 1 रुपया आपको किसी को एक्स्ट्रा नहीं देना, 500 रुपये की पेमेंट है, कर दो। जैसे आप 500 रुपये की पेमेंट कर दोगे, आपके ईमेल पर क्या आ जाएगा, इसका आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आ जाएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको dgft.gov.in इस वाली वेबसाइट पे चले जाना है RCMC सर्टिफिकेट के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं है तो आज की वीडियो मत देखना। विदाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस आप RCMC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाना है, उसके लिए भी आपको dgft.gov.in पर ही आना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाना, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है जो कि मात्र 10 मिनट की है, और 10 मिनट में आप सीख सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाना। आज की वीडियो पे हम वापस आते हैं, हम अप्लाई करेंगे RCMC अप्लाई करने के लिए आपको आना पड़ेगा वापस DGFT के पोर्टल पे। DGFT के पोर्टल पे आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, अप्लाई फॉर IEC
और यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, उस ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा जिस ईमेल आईडी पासवर्ड से आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आपके पास होगा और जिस ईमेल आईडी से आपने साइन अप किया होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस के लिए, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। मेरे पास ऑलरेडी RCMC है, मैं दोबारा क्यों अप्लाई करूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा देता हूँ। चलो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो, ऊपर आपको ना टैब दिख रहे होंगे बड़े सारे, सर्विसेज, ERCMC और अप्लाई फॉर ERCMC। जैसे यहाँ पे टैब होते हैं ना अलग अलग, तो यहाँ पे आपको टैब दिख जाएंगे। जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको टैब दिख जाएंगे। ठीक है, सर्विसेज का टैब दिखेगा, उसके अंदर ERCMC का टैब दिखेगा, सर्विसेज के अंदर ERCMC। जैसे आप ERCMC पे आओगे, आपको जाना है अप्लाई फॉर ERCMC, इस पे आपको चले जाना। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है, जल्दी से आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे, आपको करना है स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। अगर आपने कोई एप्लीकेशन किया होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, अदरवाइज आपको स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पे चले जाना। चलो थोड़ा हम नीचे आते हैं। जैसे आप फ्रेश एप्लीकेशन पे जाते हो, सबसे पहला इंटरफेस आता है बेसिक डिटेल्स डालने का। बेसिक डिटेल आपकी ऑटो फेच हो जाएगी DGFT के पोर्टल से, क्योंकि जब आपने IEC के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है, तब भी आपने ये सारी डिटेल डाली होगी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन, ठीक है, IEC नंबर, सारे के सारे डिटेल DGFT के पोर्टल से ऑटो फेच हो जाएगी। आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर भी आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ आपको यहाँ पे टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, DGFT के पोर्टल से सारी डिटेल ऑटो फेच हो रही है, सबसे पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे हम चलते हैं, ये आपको यस करना है क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऑटो फेच है ये सारी डिटेल। अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सेलेक्ट योर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नेम ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। देखो इंडिया में ना बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, एम्पीडा है, अपेडा है, सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, कैमेक्सियल है, अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, अलग अलग बोर्ड है, जैसे स्पाइसेस के लिए अलग बोर्ड है, टी के लिए अलग बोर्ड है। तो जिस भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की आपको मेंबरशिप चाहिए वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे अपेडा की चाहिए तो अपेडा सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सीधा हम आगे चलते हैं। ठीक है, सीधा हम आगे चलते हैं। अगला स्टेप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको करंट फाइनेंशियल कब के लिए मेंबरशिप चाहिए। भाई मुझे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मेंबरशिप चाहिए। ठीक है, कितने साल के लिए मेंबरशिप चाहिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। देखो अगर आप 1 साल करोगे तो 1 साल की फीस देनी पड़ेगी, 2 साल करोगे तो 2 साल की फीस देनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे एनुअल टर्नओवर बता सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट एनुअल टर्नओवर मान के चलो 100 रुपये का आपका। ठीक है, उसमें से जो 100 रुपये में से आपने 20 रुपये का किया था एक्सपोर्ट, तो आपका 20 रुपये क्या हो गया, एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो जो भी आपका टर्नओवर है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे आप यहाँ पे अपनी ये सेलेक्ट करोगे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या जो भी आपका बोर्ड होगा वो सेलेक्ट करोगे तो फी आ जाएगी, आपको कितना फी पे करना है। ठीक है, जितना भी फी होगा आपको वो पे करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, जो भी फी होगा आपको पे करना पड़ेगा। जैसे ये 2 साल का है, ठीक है, तो आपको 2 साल के लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल करोगे तो 1 साल की फी पेमेंट करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अगला, भाई आप कहोगे कई लोग ना कोई दूसरे पोर्टल से पेमेंट कर देते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, कई लोग दूसरे पेमेंट से मतलब कोई दूसरे पोर्टल से पेमेंट कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे करना है यस। प्लीज सेलेक्ट यस इन केस यू हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट, ठीक है, फ्रॉम अदर पोर्टल। अगर आपने कोई दूसरे पोर्टल से पेमेंट की है तो आपको यस करना पड़ेगा और पेमेंट डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर नो है तो नो करो। अब आते हैं अगले स्टेप पे जो कि है सेलेक्ट ऑफिस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ब्रांच फॉर अप्लाइंग RCMC। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट ऑफिस के अंदर से यहाँ पे आपको अपने RCMC को सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी RCMC होगी, अपेडा होगी, एम्पीडा होगी, जो भी होगी, उस RCMC का यहाँ पे ऑफिस आ जाएगा, ऑफिस एड्रेस आ जाएगा। कभी कोई दिक्कत आती है आप इस ऑफिस एड्रेस पे जा सकते हो और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। ठीक है, और GST ब्रांच जो भी RCMC होगी, जो भी उसका ब्रांच होगी, उसका GST नंबर आ जाएगा। बेसिक सी डिटेल है, ऑटो फेच हो जाएगी। मेनली आपको क्या डालना है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो उसके बारे में बता सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दो, आप फूड प्रोडक्ट्स में हो तो फूड प्रोडक्ट डाल दो, स्पाइसेस में हो तो स्पाइसेस डाल दो। ठीक है, अगला सेलेक्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भाई आप जो जो चीज़ें बेच रहे हो उस प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको क्या डालना है, HS कोड डालना। जैसे पल्सिस होता है, पल्सिस का क्या होता है 0713, ये होता है आपके पल्सिस का HS कोड। ठीक है, ये होता है पल्सिस का HS कोड। अगर आप हनी में हो तो हनी का होता है 04090000, ये होता है हनी का HS कोड। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट का HS कोड क्या है आपको पता होना चाहिए।
जो भी आपका एचएस कोड है, जितने भी प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो उन प्रोडक्ट्स के एचएस कोड को यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो। अगले स्टेप पे चलते हैं। सेलेक्ट ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट एंड कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ द काउंसिल। आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो, सारी चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ पे नाम डाल दो, डेजिग्नेशन डाल दो, सिटी स्टेट, सारी चीज़ें डाल सकते हो अपनी, ठीक है। मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी सही डालना, कोई भी गलत चीज़ मत डालना यहाँ पे, ठीक है। आगे हम चलते हैं। सेलेक्ट अदर इंफॉर्मेशन अंडर द सेलेक्ट कंट्रीज यू विच। बेसिकली यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे आपको ना कंट्रीज डालनी है, जिन जिन कंट्री में आप अपने सामान को बेच रहे हो। जैसे आप यूएस में बेच रहे हो, कनाडा में बेच रहे हो, आप यूएई में बेच रहे हो, दुबई में बेच रहे हो, जहाँ जहाँ आप बेच रहे हो उन कंट्रीज का आपको क्या डालना है, यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। उन कंट्रीज का क्या डालना है, आपको नाम डालना है। अब आप कहोगे सर मैंने तो यहाँ पे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स डाला हुआ है, क्या मैं दुबई में नहीं बेच सकता हूँ अपना माल? ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे बेसिक से 10, 12, 15, 20 कंट्री सेलेक्ट कर दो, बेच आप पूरे दुनिया भर में सकते हो, ठीक है। आगे फर्म प्रोफाइल, यहाँ पे आपको फर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। फर्म के बारे में क्या करना है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। थोड़ा हम नीचे चलते हैं। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, भाई यहाँ पर ना आपको बहुत सारी चीज़ें अटैच करनी है। जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है, बैंक के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो गए, आरसीएमसी के डॉक्यूमेंट्स हो, आरसीएमसी के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो गए, रेंट एग्रीमेंट हो गया, कई सारी चीज़ें आपको अपलोड करना है। सेलेक्ट अटैचमेंट टाइप में आप जब फसाई की कॉपी आपको डालनी पड़ सकती है अगर आप अपेडा में हो, ठीक है। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आओ, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जीएसटी, फसाई, जो भी आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर दो, अपलोड कर दो। अगली चीज़, अगला आता है डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन टैब पे जाना है, ठीक है। डिक्लेरेशन टैब को आप चेकबॉक्स कर सकते हो। क्लिक द चेकबॉक्स हैज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिक्लेरेशन एंड एंटर द प्लेस एंड सेव एंड नेक्स्ट। आपको क्या करना है, प्लेस में आप डाल दो दिल्ली, मुंबई, जहाँ पर भी आप बैठे हो, डेट में आज की डेट डाल दो, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट कर दो। डिक्लेरेशन खत्म, आपको डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद बेसिक स्टेप है, ठीक है। अगला स्टेप आता है पेमेंट करने का। भाई आप पेमेंट कर दो, जितना भी पेमेंट वहाँ दिखा रहा है, ठीक है। पेमेंट अगर 8,000 दिखा रहा है तो 8,000 प्लस 18% टैक्सेस, ठीक है। तो देख लेना जो भी आपको वहाँ पेमेंट दिखा रहा है, पेमेंट कर दो। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है, पेमेंट डिटेल आएगी, पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। देखो एप्लीकेंट वुड बी डायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे है, तो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो अपनी पेमेंट की, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो आपको पेमेंट की रिसिप्ट मिल जाएगी। और लास्ट स्टेप भाई आपका काम खत्म। अब आपको क्या करना है, आप जब अप्लाई फॉर आरसीएमसी पे जाओगे आपको वहाँ पे पेमेंट क्या दिखेगा, आपको वहाँ पे अंडर प्रोसेस दिखेगा, ठीक है। प्रोसेस में जाएगा, जनरली 3 से 5 वर्किंग डेज या मैक्सिमम 1 हफ्ता लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 1 हफ्ते में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा आरसीएमसी। अमेंडमेंट कोई करना है तो अमेंडमेंट के लिए यहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन अभी हमें अमेंडमेंट नहीं करना, सारी की सारी चीज़ें तो हम सही डाल रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आइसगेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, चाहे आप अपनी कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में ओपन करो, चाहे पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट है तभी आप इस पोर्टल पे आओ, ठीक है। दूसरा स्टेप, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। तीसरा, डीजीएफटी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो सबसे पहले आप इन तीनों डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करो, तभी जाके आप आइसगेट पोर्टल पे आओ, ठीक है। अब आते हैं आइसगेट पोर्टल पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपने जीएसटी नंबर को आइसगेट के साथ इंटीग्रेट करना है। ध्यान से सुनो, आइसगेट अगर आपके पास तीनों डॉक्यूमेंट है, चाहे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा जीएसटी नंबर, तीसरा आपके पास डीजीएफटी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, अगर आपके पास तीनों डॉक्यूमेंट है तो अब आप आओ icegate.gov.in इस वेबसाइट पर आओ। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहला स्टेप जीएसटी नंबर को इंटीग्रेट करना। जीएसटी नंबर को कैसे इंटीग्रेट करें आइसगेट के साथ, उसके लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब पर, इंटीग्रेट जीएसटी नंबर, यहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर, कैप्चा कोड डालना है, सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे विद इन 24 आवर्स में आपका जीएसटी नंबर इंटीग्रेट हो जाएगा आइसगेट के साथ, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आइसगेट के पोर्टल पे। कैसे? सबसे पहले आओ होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद अब हम करेंगे लॉगिन और साइन अप। जैसे आप लॉगिन साइन अप करोगे आपको जाना है यहाँ पे रजिस्टर नाउ, ठीक है। आप एग्जिस्टिंग यूजर नहीं हो, आपको रजिस्टर करना है इस गेट पे, तो रजिस्टर करो। सबसे पहले हम करेंगे रजिस्टर यूजिंग एनी ऑफ द बिलो, हम करेंगे
फ्रेश रजिस्ट्रेशन, भाई ये मेरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास कोई भी रेफरेंस आईडी नहीं है। फ्रेश के बाद उसके बाद ये पूछ रहा है आप कौन हो, आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, आप फ्रेट फॉरवर्डर हो, आप शिपिंग एजेंट हो, शिपिंग लाइन्स हो, ट्रेन ऑपरेटर हो, आप कौन हो? हम कौन है? हम हैं इंपोर्ट एक्सपोर्टर। इसके बाद आपको अपना आईईसी कोड और जीएसटी नंबर डालना। आईईसी कोड क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और जीएसटी नंबर, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डालो, जीएसटी नंबर डालो और प्रोसीड करो, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आपने जीएसटी को इंटीग्रेट नहीं करना है, जीएसटी को इंटीग्रेट अब तक नहीं किया है, तो सबसे पहले जीएसटी इंटीग्रेट करो। आफ्टर 24 आवर्स इस पोर्टल पे आओ और यहाँ पे आईसी कोड और जीएसटी नंबर डाल दो, अब जाके प्रोसीड करो, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास अपना आइस गेट का रजिस्ट्रेशन है, तो मैं आपको फिर से क्यों रजिस्टर करके दिखाऊं, मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं। मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए, आप इन स्क्रीनशॉट्स को रेफर कीजिए। आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने रजिस्टर किया था। रजिस्टर करने के बाद मैं आया था फ्रेश रजिस्ट्रेशन की तरफ। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के बाद हम कहाँ गए थे? सीधा हम कंटिन्यू करते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर। यहाँ पे हमने अपना आईसी कोड और जीएसटी नंबर डाला, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे बनाएं, ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे देता हूं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड 5 मिनट में आप बना सकते हो, उस वीडियो को देख लें। चलो, जैसे आप अपना आईसी कोड और जीएसटी नंबर डाल दोगे, अब ऑटोमेटिकली जीएसटी और डीजीएफटी से डेटा फैच हो जाएगा, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लो कोई भी ऑप्शन को और सीधा कंटिन्यू करो। डीजीएफटी से, जीएसटी वालों से ऑटोमेटिकली डाटा फैच होगा, बस यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ईमेल और फ़ोन पे ओटीपी जाएगा। जो भी डीजीएफटी और आपका जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ईमेल आईडी है, उसके पास एक क्या जाएगा, उसके पास उसमें जो भी आपने डीजीएफटी पे जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, रजिस्टर्ड नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। वहाँ उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस नंबर पे क्या जाएगा? ओटीपी जाएगा, और ईमेल पर भी क्या जाएगा? ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के आप प्रोसीड कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, आपकी रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी। आपकी क्या हो जाएगी? रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इस रेफरेंस आईडी को संभाल कर रखना। अगर आप ये रेफरेंस आईडी भूल गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको रेफरेंस आईडी को संभाल के रखना है। सेम यही रेफरेंस आईडी आपको कहाँ मिल जाएगी? आपको आपकी ईमेल आईडी पर भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ईमेल आईडी पर ये रेफरेंस आईडी आ चुकी है। आप इस रेफरेंस आईडी को संभाल के रखें। अब जैसे आपके पास रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी, अब आपको क्या करना है? आई वॉन्ट टू प्रोसीड लेटर। आप बाद में भी जाके कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे? प्रोसीड टू द रोल रजिस्टर। हम यहीं पे आके कंप्लीट स्टेप करेंगे। अगर आप लेटर करते हो, क्या करते हो? आई वॉन्ट टू प्रोसीड लेटर, तो आपको क्या करना है? प्रोसेस वो भी दिखा देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे? आप बाद में करना चाहोगे, isgate.gov.in पर जाओ, लॉगिन साइन अप करो, रजिस्टर नाउ करो। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंटिन्यू यूजिंग रेफरेंस आईडी। जो रेफरेंस आईडी मेरी जनरेट हुई है, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, डाल देंगे। जैसे आप अपनी रेफरेंस आईडी डाल दोगे, फिर से एक ईमेल पर और मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करो, तभी जाके आप प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है। चलो, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये कुछ डिटेल्स पूछ रहा है। भाई आपको अपने यहाँ पे क्या डाल देना है? आपको अपनी बेसिक डिटेल डाल देनी है, आपको अपनी फॉर्म का नाम डाल देना है। देखो, फॉर्म का नाम आप देख सकते हो, यहाँ पे डालने का ऑप्शन नहीं है। ऑटोमेटिकली जो आपने आईसी कोड डाला है, जो आपने जीएसटी नंबर डाला है, उससे ऑटोमेटिकली फॉर्म का नाम यहाँ से फेच हो रहा है। फॉर्म का पैन कार्ड आ रहा है यहाँ पे, फॉर्म का जीएसटी नंबर जो भी होगा, ठीक है। लोकेशन वगैरह आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, कौन सी एंटिटी है? अच्छा, ये मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है अटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सीएच एजेंट। आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपके पास आएगा कि आपको अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अपलोड करना है, बट ये ध्यान रखना, आपको उससे सेल्फ अटेस्ट करना है, कुछ नहीं करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का आपको प्रिंट निकालना है। आईसी कोड का मान के चलो आपने प्रिंट निकाल दिया। जैसे ही आप प्रिंट निकाल दोगे, उस पर भाई पेन से साइन कर दो, उसकी फ़ोटो लो और यहाँ पे अपलोड कर दो। ये मतलब होता है सेल्फ अटेस्ट का। मतलब आपको आईसी का क्या करना है? आईसी कोड का प्रिंट निकालना है, साइन करना है और अपलोड करना है। बेसिक सा काम है यहाँ पे, और कंटिन्यू कर दो। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, उसके बाद आप इस विंडो में आ जाओगे। यहाँ पे आपको ऑथोराइज पर्सन की डिटेल डालनी है। मान के चलते कंपनी में 2 डायरेक्टर है, तो दोनों में से किसी एक डायरेक्टर की आपको यहाँ पे उसका नाम, उसका पर्सनल पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, आधार, ये सारी की सारी डिटेल डालनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ,
आपका यहाँ पे पैन कार्ड वैलिडेट होगा और आधार कार्ड वैलिडेट होगा। यानी कि आधार कार्ड कैसे वैलिडेट होगा विद द हेल्प ऑफ डिजी लॉकर। यानी कि आपको यहाँ पे देख रहे हो वैलिडेट आधार, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे डिजी लॉकर का पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ पर आपको डिजी लॉकर लॉग इन करना है। जैसे आप लॉग इन करोगे ऑटोमेटिकली आपका आधार वैलिडेट हो जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑथोराइजेशन लेटर। ऑथोराइजेशन लेटर क्या है? देखो एक कंपनी में ना 2 डायरेक्टर होंगे, ठीक है, बट दोनों में से ना आइसगेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन तो एक करेगा, ठीक है। तो ऑथोराइजेशन लेटर कहता है कि कंपनी के बोर्ड मेंबर की एक मीटिंग होगी, उस बोर्ड मेंबर की मीटिंग में ये नॉमिनेट किया जाएगा कि इस डायरेक्टर को आइसगेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति है, जिसमें कंपनी के दोनों डायरेक्टर के साइन एंड स्टैंप होंगे। नहीं समझे? चलो दोबारा बताता हूँ। एक कंपनी में मान के चलो 2 या 3 या 4 डायरेक्टर हैं, ठीक है, बट आइसगेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के वक्त एक ही डायरेक्टर की डिटेल लगेगी। तो दूसरे डायरेक्टर को कोई तकलीफ नहीं है कि यार ये कंपनी के बिहाफ से आइसगेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसकी सहमति का एक लेटर। ये चीज़ कंपनी के लेटर हेड पे होगा। अगर आपको नहीं पता कंपनी का एक ऑथराइजेशन लेटर कैसे बनाते हैं तो एक ड्राफ्ट कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो मैंने जब अपना ऑथराइजेशन लेटर बनाया था तो कैसे बनाया था, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है यार, ये जो ऑथराइजेशन लेटर होगा वो कंपनी के लेटर हेड पे होगा, कंपनी के लेटर हेड पे होगा, और जिसमें कंपनी में 4 डायरेक्टर है तो चारों डायरेक्टर की सहमति होगी कि हम केशव नाम के बंदे को नॉमिनेट कर रहे हैं, ऑथोराइज कर रहे हैं आइसगेट के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सभी बंदों के क्या होंगे? साइन एंड स्टैंप। सिंपल सी बात है। और इसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर दो। देखो आप ये जो ऑप्शन देख रहे हो ना फालतू से ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि इस देखो यहाँ पे ना ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये मैंने आइसगेट पोर्टल से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आइसगेट पोर्टल का एक रजिस्ट्रेशन मैनुअल है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और इस रजिस्ट्रेशन मैनुअल में अगर आप एक कस्टम ब्रोकर, जैसे मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किया था, हम इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, इस रजिस्ट्रेशन मैनुअल में एक सैंपल लिया हुआ था अगर कोई कस्टम ब्रोकर करता है, ठीक है, अगर कोई फ्रेट फॉरवर्डर करता है तो उसके केस में ऐसे ऑप्शन आएंगे, हमारे केस में ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, सिंपल ऑथराइजेशन लेटर आएगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, DSC डिजिटल सिग्नेचर आपका यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर अगर आपने अब तक नहीं बनाया, देखो अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपके 2 डायरेक्टर है तो दोनों डायरेक्टर्स का अपना अपना क्या होगा? डिजिटल सिग्नेचर होगा। जैसे यहाँ पे अप्लाई कर रहा है केशव, अप्लाई कर रहा है तो केशव का डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर लो, या 2-2.5 हज़ार में आपका डिजिटल सिग्नेचर बन जाएगा, ठीक है। अपने आप अप्लाई मत करना क्योंकि आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू अप्लाई करना डिजिटल सिग्नेचर, और यहाँ पे उसे क्या कर देना? अपलोड कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे आपका काम खत्म, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। विद इन 4 से 5 दिन में आइसगेट पोर्टल की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा कि आपका आइसगेट पे जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो चुका है और आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। ये सिंपल सी प्रोसेस है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आइसगेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे आप आइसगेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे आपको आइसगेट को लॉगिन करना है। आइसगेट पे सबसे पहले आपको साइन अप करना जरूरी है। साइन अप कैसे करें इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है 5 मिनट की, आप डेफिनेटली उस वीडियो को जाके देखें और आइसगेट के पोर्टल पे साइन अप करें। जैसे आप अपना साइन अप कर देंगे, साइन अप करने के बाद विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको आइसगेट की तरफ से लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे ही आइसगेट की तरफ से आपको लॉगिन एंड आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, आपको फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो भी आइसगेट की आईडी है, जो भी आइसगेट का पासवर्ड है, जो आपको ईमेल पर रिसीव हुआ है, उसको यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी आईडी से, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन हो जाओगे इस इंटरफेस पे आ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देख रहे हो मैंने डायरेक्शन भी बनाई हुई है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे माई प्रोफाइल के सेक्शन पे जाना है। कहाँ जाना है? माई प्रोफाइल के सेक्शन पे। जैसे आप माई प्रोफाइल के सेक्शन में जाओगे यहाँ पे आपको मल्टीपल टैब्स दिखेंगे, पर्सनल डिटेल, रोल, बैंक डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। आपको जाना है रोल डिटेल। आप कौन हो? इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। इसको करके आपको क्या करना है? कंटिन्यू। इंपोर्टर एक्सपोर्टर पे क्लिक करो एंड देन कंटिन्यू। अब इसके बाद
आपके सामने जैसे आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, सर्विस डिटेल, कस्टम लोकेशन। आपको कहाँ जाना है, कस्टम लोकेशन, और यहाँ से अपनी कस्टम लोकेशन को क्या करना है, ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मुद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप JNPT से करोगे, नावा सेवा से करोगे, तो कौन से पोर्ट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उस पोर्ट का आपको यहाँ पे नाम सर्च करना है। जैसे मुद्रा सर्च किया आपने, JNPT सर्च किया, नावा सेवा सर्च किया, या कोलकाता का कोई पोर्ट सर्च किया, तो इस तरह से आपको क्या करना है, पोर्ट का नाम सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे मुद्रा लिखा तो मुद्रा C, और यहाँ पे मुद्रा का क्या आ गया, ये कोड आ गया, ठीक है। कंफर्म करेंगे हम। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे आप कंफर्म करोगे, आपके ईमेल आईडी या मोबाइल पे एक OTP जाएगा। आपको अपने OTP को वेरीफाई करना है, सबमिट करना है। जैसे आप अपने OTP को वेरीफाई करके सबमिट करोगे, आपके पास तुरंत एक मैसेज आ जाएगा, कस्टम लोकेशन INMUN1 हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड टू योर इंपोर्टर एक्सपोर्टर रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, देखो AD कोड आपको कहाँ से मिलेगा, अपने बैंक से मिलेगा। आपका एक्सिस में अकाउंट है, ICICI में अकाउंट है, HDFC में है, कोई और दूसरे बैंक में है, आपको सबसे पहले बैंक में आपको एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। चलो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। करंट अकाउंट कोई भी प्राइवेट बैंक में खुलवा लो, HDFC, ICICI, एक्सिस, ये 3 सबसे बेस्ट बैंक है। सबसे पहले करंट अकाउंट खुलवाओ। दूसरा स्टेप, अपने करंट अकाउंट को में GST कनेक्ट करो। करंट अकाउंट को GST से क्या करो, लिंक करो, बैंक में एप्लीकेशन दो, बैंक वाला कर देगा। तीसरा स्टेप, IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को अपने करंट अकाउंट के साथ लिंक करो। बैंक में एक एप्लीकेशन देनी है, ऑटोमेटिकली वो लोग अपना काम कर देंगे। अगला 4th स्टेप, AD कोड के लिए बैंक में एप्लीकेशन डालो कि भाई मुझे AD कोड लेटर चाहिए। क्या चाहिए आपको, AD कोड लेटर चाहिए। तो बैंक वाला आपसे ये पूछेगा आप कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करोगे। मैंने बता दिया मुद्रा पोर्ट से, तो बैंक वाला क्या करेगा, आपको AD कोड लेटर दे देगा, ठीक है। याद रखना, आइसगेट पोर्टल पे आप AD कोड को तभी कनेक्ट कर सकते हो जब आपके पास बैंक की तरफ से AD कोड लेटर होगा। तो बैंक में एप्लीकेशन दो कि भाई AD कोड लेटर मुझे चाहिए, तो बैंक वाला आपको AD कोड लेटर दे देगा, बट बैंक वाले को आपको बताना पड़ेगा आप कौन से पोर्ट से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। बट बैंक वाला कहेगा AD कोड लेटर को अगर आपको AD कोड लेटर चाहिए, उससे पहले IEC को कनेक्ट करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को कनेक्ट करो। इसलिए मैंने आपको बताया करंट अकाउंट खुलवाओ, GST कराओ अपने करंट अकाउंट में कनेक्ट, और उसके बाद क्या करो, अपना IEC को कनेक्ट करो, और उसके बाद अपने AD कोड लेटर के लिए रिक्वेस्ट डालो बैंक में। चलो जैसे आप आ जाओगे, अब आप आओ बैंक अकाउंट पे, फॉरेन रिमिटेंस अकाउंट AD कोड, इस पे चले जाओ। यहाँ पे आपको एक नए बैंक अकाउंट को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, एक नए बैंक अकाउंट को ऐड करना है। बिल्कुल हम भी एक नए बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। बेसिक डिटेल, आपका बैंक कौन सा है, HDFC, ICICI, एक्सिस, जो भी बैंक है यहाँ पे सर्च करो। ब्रांच, अब भाई आपकी जो कौन सी ब्रांच है वो सर्च करनी है। जैसे आप अपनी ब्रांच सर्च करोगे ना, जैसे मेरा एक्सिस बैंक में, तो एक्सिस बैंक की जो भी ब्रांच है मैंने वो सेलेक्ट किया। उसके बाद जैसे आपने ब्रांच सेलेक्ट किया, AD कोड ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा उस ब्रांच का, AD कोड ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। बैंक अकाउंट नंबर, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना। उसके बाद कस्टम लोकेशन, जैसे मैंने पीछे ऐड की थी ना लोकेशन, मुद्रा ऐड की थी, आप JNPT, नावा सेवा, कोलकाता, कोई भी दूसरा पोर्ट ऐड कर सकते हो। तो मैंने जो लोकेशन ऐड की थी, ड्रॉप डाउन में आपने जितनी भी लोकेशन ऐड की होगी, कोलकाता, JNPT, जितनी भी लोकेशन ऐड की होगी वो आपको दिख जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे मुद्रा को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन में से बैंक लेटर, सर्टिफिकेट, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड प्रूफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक से जो लेटर मिला है उसको अटैच करना है। बैंक से जो AD कोड का लेटर मिला है उसको अटैच करना है। साथ के साथ इस पर्टिकुलर PDF में ये 5-6 डॉक्यूमेंट भी ऐड करने हैं। जैसे बैंक लेटर प्लस कैंसल चेक, बैंक लेटर प्लस कैंसल चेक, ठीक है। उसके बाद GST नंबर, GST सर्टिफिकेट जो है, IEC सर्टिफिकेट, IEC की कॉपी, कंपनी का पैन कार्ड, ऑथोराइज सिग्नेटरी का पैन कार्ड, ठीक है। एक PDF में इन सारे के सारी चीज़ों को स्कैन करो। फिर से बता देता हूँ, बैंक का AD कोड लेटर प्लस कैंसल चेक, GST सर्टिफिकेट, IEC, कंपनी पैन कार्ड, ऑथोराइज सिग्नेटरी पैन कार्ड। मान के चलते कंपनी में 2 डायरेक्टर है, मैं और मेरे एक पार्टनर है, ठीक है। ऑथोराइज सिग्नेटरी मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पैन कार्ड आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट को एक ही PDF में क्या करो, अटैच करो। उसके बाद
इस डॉक्यूमेंट पे डिजिटल सिग्नेचर करो। किसके? डिजिटल सिग्नेचर ऑथोराइज्ड पर्सन के। जैसे मेरा पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड हो रहा है तो मेरे ही सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे इन सारे डॉक्यूमेंट में अटैच होंगे। ठीक है, बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप अपने पीडीएफ को यहाँ पे अटैच करोगे, वेरीफाई करोगे, आईआरएन नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। आईआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर सबमिट करो। जैसे आप सबमिट करोगे, कुछ नहीं करना, आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करो, सबमिट करो, काम खत्म। एडी कोड आपने आइसगेट पोर्टल पे कनेक्ट कर दिया है, सिस्टम पेंडिंग दिखाएगा, लेकिन विद इन 1 से 2 वर्किंग डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप समझ आया होगा। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना। जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक 7 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको बताया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्टार्ट कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म क्या होती है, इनको टर्म क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बायर्स को कैसे फाइंड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। 7 घंटे की ये वीडियो देख लो, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।